अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। MGT 502 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया और आज हम जो है डिफरेंट आगे पढ़ेंगे कि OB के बारे में। आज हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ग्रुप लेवल पे किस तरह से करता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरह करता है। तो जो ये आपको नज़र आ रहा है बेसिक OB मॉडल, ये बेसिक ओबी मॉडल जो है वो है जी इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो टूल है टू अंडरस्टैंड बिहेवियर दैट कैन बी एग्जामिन एट 3 लेवल्स। हम 3 लेवल्स पे जो है वो लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ठीक है, इस इन सब चीज़ों में इंसान की पर्सनैलिटी आती है, एटीट्यूड्स आते हैं, वैल्यूज़, परसेप्शंस, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं कहीं ना कहीं पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी इससे चेंज हो जाती है, एबिलिटी में फ़र्क आता है। मतलब कि जब किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी फ़र्क आता है तो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आएगा ऑफ कोर्स, या फिर आपकी एबिलिटी की वजह से आएगा। किसी बंदे की पर्सनैलिटी किसी तरह की है, किसी बंदे की पर्सनैलिटी किसी तरह की है, तो लोगों में इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। एबिलिटी डिफरेंट होती है, कोई बंदा ज़्यादा एबल है, कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई कम है, तो इस तरह से लोगों में फ़र्क आ जाता है। ये इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंस होता है। तो an appreciation of the nature of individual differences is necessary to understand why people behave in a certain way in an organization। मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चेक करे कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हर बंदा हर चीज़ पे एक ही तरह से बिहेव नहीं करता, डिफरेंट तरह से बिहेव करता है, तो इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। ग्रुप है जो कलेक्शन ऑफ पीपल, जिसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो मिलकर एक गोल को अचीव करेंगे। और टीम जो है वो है ग्रुप इन विच मेंबर वर्क टुगेदर इंटेंसिवली टू अचीव अ कॉमन गोल। और वर्क ग्रुप जो हैं वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। वर्क ग्रुप्स में जो है वो रोल्स होते हैं, रूल्स होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, और उनके कंट्रोल करते हैं मेंबर्स बिहेवियर को। ये नहीं कि ग्रुप में कोई भी बंदा कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी कहे जा रहा है और सब लोग उसको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक ग्रुप नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं जिनके मुताबिक हमें एक सर्टन वे में बिहेव करना होता है। दे यूज सेवरल सोशलाइजेशन टैक्टिक्स टू टर्न न्यू कमर्स इनटू इफेक्टिव ग्रुप मेंबर्स। मतलब जो नए लोग आ रहे हैं उनको साथ मैनेज करने के लिए डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस रखे होते हैं कि एक सर्टन वे में हर बंदा जो है वो बिहेव करे, ताकि एक ग्रुप में कोहेसिवनेस रहे। और मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे क्लासरूम में एक मैनेजमेंट होती है, इस तरह ग्रुप में भी मैनेजमेंट है। ग्रुप कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस व्हेन ग्रुप गोल्स आर अलाइंड विद गोल्स। मतलब कि ग्रुप के गोल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस होगी। तो ग्रुप लेवल पे भी मैनेजर को चाहिए कि वो देखे कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, सर्टेन नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से उनको मैनेज करे। Organization structure and culture affect performance, and how the changing global environment, technology and ethics impact work attitudes and behavior. Of course, organization का जो structure है उसका अपना culture है, वो भी performance को affect करेगा। और जो global environment है, technology है, ethics है, इन सब चीज़ों से लोगों के काम में और लोगों के attitude में जो है वो of course बहुत ज़्यादा affect होता है। Organizational culture and structure affect how people and group behave in an organization। मतलब ये चीज़ें लोगों के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, टॉप डाउन है, टॉप बॉटम है, या फिर किस तरह से मैनेजर से सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, या फिर बाकी लोगों को भी इख्तियार है डिसीजंस लेने का। तो इन चीज़ों का असर होता है लोगों को बिहेव के ऊपर। टुगेदर दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट शेप एटीट्यूड, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड कल्चर दैट अलाउज देम टू मैनेज इंडिविजुअल एंड इंटर ग्रुप रिलेशंस इफेक्टिवली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को बोलने की भी इजाज़त नहीं है खुले तौर पे, तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा आप सोच सकते हैं। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को आज़ादी है, बात करने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें सब असरअंदाज हो रही होती हैं। अब जी मैनेजर क्या करता है। मैनेजर जो है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कामों को मैनेज करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लीड करना है, लोगों को कंट्रोल करना है। ये सब कुछ एक मैनेजर की ड्यूटी है। मैनेजर ने सुपरवाइज भी करना होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। इसके अलावा टॉप मैनेजर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट जो है डिसीजंस लेने हैं। उसके बाद वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर भी कहलाता है, टॉप मैनेजर जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रहा होता है। इसके अलावा एक मिडिल मैनेजर होता है। मिडिल मैनेजर जो है उसने टॉप मैनेजर की स्ट्रेटजीज को छोटे छोटे इजी गोल्स में करके आगे जो है वो प्रोवाइड करना है, ताकि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हैं वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और एक ऑपरेशनल मैनेजर होता है जो कि डिफरेंट लोग जो काम कर रहे हैं
जो मतलब ऑपरेशन लेवल पे वो मैनेजर होगा, मतलब डिफरेंट लोग जो काम कर रहे हैं वो उनको सबॉर्डिनेट उसके हैं, वो उनको सुपरवाइज कर रहा होता है। मतलब डिफरेंट जो एक्चुअल में काम हो रहा है ना, उसने उसको चेक करना होता है कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। उसने मिडिल मैनेजर से जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर तो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देने हैं और उनको चेक करना है डे टू डे में कि क्या वो ये काम से ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैनेजर की इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। वो अपने डिफरेंट लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है, उनको लीड कर रहा होता है, सही गलत बता रहा होता है। इसके अलावा उनको कंट्रोल कर रहा होता है कि जो भी कभी कहीं कहीं गलती होगी तो वो उनको समझाता है। इसके बारे में परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, वो चेक करता है कि लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है तो उनको रिवार्ड करता है, अगर अच्छी नहीं है तो उनको ट्रेन करता है। इसके अलावा हम आगे और मज़ीद देखते हैं जी। इधर मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जी प्लानिंग। मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग का। तो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सके। तो प्लानिंग के अंदर यही है जी, स्ट्रेटजी एक बन रही होती है, प्लान हो रहा होता है सारा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सारा काम होगा। तो हर चीज़ का एक एक प्लान करके रखा हुआ है मैनेजर ने। अब ये कोई घर नहीं है कि हम उठ के कभी भी कुछ भी कभी भी कर लेंगे, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने एक प्लान करके रखा होता है कि किस दिन हमने क्या काम करना है, कितनी टाइमलाइन में कितना हमने रिजल्ट देना है, हमने कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, कौन से सप्लायर्स हैं, कौन से हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमने उनको कैसे जवाब देना है, हमने उनके साथ कैसे काम करना है। ठीक है। इसके बाद है जी सेकंड फंक्शन जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग का मकसद ये होता है कि जी हमने जो है वो हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये नहीं कि जो जिधर जिसका मुंह है वो जा रहा है उधर, अपनी मर्जी से हर कोई काम कर रहा है, अपनी मर्जी से हर कोई जो है हर किसी को रिपोर्ट कर रहा है, अपना काम चेक करा रहा है। ऐसे नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक टॉप लेवल मैनेजर होगा, उसके अंडर मैनेजर होंगे, फिर उसके अंदर सबॉर्डिनेट्स होंगे और वो उस बंदे को रिपोर्ट करेंगे। और काम की डिवीजन होगी, डिफरेंट फंक्शंस की डिवीजन होती है, तो इसको हम कहते हैं जी ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग का मकसद ये होता है जी कि ये काम तो हो रहा है लेकिन कुछ लोग हैं जिनको काम की समझ नहीं आ रही, जिनके किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से काम करना है। तो जो मैनेजर है वो लीडिंग का काम भी कर रहा होता है, वो उनको लेकर साथ चलता है, मोटिवेट करता है कि आपने ये काम किस तरह से करना है, अगर गलती होगी तो आपने इसको किस तरह से सही करना है। नेक्स्ट है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये आता है कि जी मैनेजर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि कोई भी अगर आपने मिस्टेक कर दी है, कोई भी आपने जब आपने काम मुकम्मल कर दिया है तो कोई भी मिस्टेक है या आपने आपसे जो डिमांड की गई थी क्या आपने उसके मुताबिक काम किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो ज़ाहिर है वो काम कंप्लीट हो जाता है आपका। अगर आपने नहीं किया तो फिर जो मैनेजर है वो दोबारा से आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स देगा जिसमें आप दोबारा से काम करेंगे। तो ये कंट्रोलिंग का मेन रोल यही होता है, मेन फंक्शन यही होता है कि इसमें चेक किया जाता है कि क्या आपने जो काम किया है वो आपको जो साइन किया गया था वो वैसा ही है। जी मैनेजमेंट फंक्शन हमने पढ़ लिए जो हम पहले भी MGT 501 में भी पढ़ चुके हैं। और अब इसके अलावा न्यू मैनेजरियल फंक्शंस क्या हैं जी। न्यू मैनेजरियल फंक्शंस ये आपको नज़र आ रहे हैं जी। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन। जो लीडरशिप और डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप लीड करेंगे अपने सबॉर्डिनेट्स को उतना अच्छे आपके रिजल्ट होंगे। इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो यही है कि आपने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। किस तरह से आपने अपनी मतलब क्वालिटी को कम नहीं होने देना। ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सस्ते में प्रॉफिट दे रहे हैं और सस्ते में आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन आपकी क्वालिटी बिल्कुल गिर गई है और आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया और आपकी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। आप एक ही जगह पे रुक गए हैं कि एक ही तरह की चीज़ें बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो हमें तो प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, ऐसे ही इतना भी आता रहे तो काफ़ी है। बल्कि नई न्यू मैनेजमेंट फंक्शन में ये है कि आपने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर आपने इम्प्रूवमेंट की, पहले से बेहतर आप काम कर रहे हैं तो आप इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें और जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतर बनाएं। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इज इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स हम जब रिसोर्सेज कम लगाएंगे तो हमारी ज़्यादा आउटपुट आएगी तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको जो है वो अपनी क्वालिटी को भी जो है वो साथ साथ लेकर चलना है। वन अप्रोच टू इंक्रीजिंग क्वालिटी इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। A technique borrowed from Japanese total quality management involves a new whole policy of managing behavior in organizations and include elements like giving workers the responsibility for finding ways to do their jobs more efficiently and ways to improve quality। अच्छा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एक तो आपने ये है कि जी क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो। दूसरा आपने जो है ना वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो किस तरह से अपनी जॉब को बेहतर से बेहतर करते हैं और
क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन बताती है ना कि आपने क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है। दूसरा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपने वर्कर्स को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो तलाश करेंगे कि वो कैसे अपनी जॉब को मोर इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली परफॉर्म करें और कैसे वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को जो है वो बेहतर करें। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है जी? पीपल, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी के ज़रिए। अगर पीपल जो है आपके स्किल होंगे, मोटिवेटेड होंगे और चेंज को हैंडल कर सकेंगे और कम स्ट्रेस लेते होंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। प्रोडक्ट्स कैसी होंगी? अगर आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी तो आपकी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बेहतर होंगी, तो आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। प्रोसेसेस क्या है जी? फास्टर प्रोसेस हों, फ्लेक्सिबल हों, लीनर हों, एथिकल हों। ये नहीं कि आप नॉन एथिकल काम करने शुरू कर दें और ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग भी हो तो आपके प्रोसेस भी बेहतर होंगे। प्रोडक्टिविटी लेस वेस्ट हो, मोर एफिशिएंट हो, रिसोर्सेज कम से कम ज़ाया हो, तो इस तरह तो आपकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट के रोल्स हम देख लेते हैं। क्या रोल है मैनेजर का, क्या क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंट तरह के रोल कोई भी मैनेजर प्ले कर रहा होता है। इसके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं जैसे कि फैसले करने की, ह्यूमन स्किल्स होती हैं लोगों को मैनेज करने की, टेक्निकल स्किल्स होती हैं जॉब को परफॉर्म करने की। इसके साथ उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जी इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल मतलब कि बातचीत का जिसे हम कह सकते हैं रोल, एक मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का रोल। इंफॉर्मेशनल रोल मतलब कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने और लेने का रोल। डिसीजनल रोल फैसले करने का रोल। इंटरपर्सनल रोल में है जी फिगर हेड है जी। मैनेजर एक फिगर हेड होता है, वो किसी भी इदारे का एक फिगर हेड होता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसकी जो ड्यूटी होती है वो सिंबॉलिक होती है, मतलब कि वो किसी भी इदारे को एक रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो फिगर हेड है उसका। हम कहेंगे लीडरशिप है जी। लीडर, वो एक लीडर है किसी भी इदारे का, वो लोगों को मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है, उनको काम सिखाता है कि आपने कैसे काम करना है। लाइजॉन है जी, वो कंटेक्ट कर रहा होता है आउटसाइडर के साथ। हु प्रोवाइड मैनेजर विद इंफॉर्मेशन, मतलब लाइजॉन मतलब लोगों के बीच में एक कनेक्ट करने का एक ज़रिया होता है। इंफॉर्मेशनल रोल है जी मॉनिटर। मॉनिटर में जो लीडर है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। डिसएमिनेटर में ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है। स्पोक पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर के लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में एंटरप्रेन्योर है, वो नई से नई चीज़ वो निकाल रहा है, कोई नया से नया प्रोजेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा होता है, कोई नई से नई चीज़ लेकर आने की कोशिश कर रहा होता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। रिसोर्स एलोकेटर, वो डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं उसके पास उनको एलोकेट करेगा, कौन से डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज चाहिए। निगोशिएटर रोल, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम में वो निगोशिएट कर रहा होता है, डिफरेंट बार्गेनिंग कर रहा होता है विद अदर यूनिट्स, मतलब कि किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैनेजमेंट स्किल्स हैं जी। रॉबर्ट कैट्स ने 3 तरह की इसेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया है। मैनेजर के पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए किसी भी काम को जो परफॉर्म एक इदारा कोई कंपनी जैसे कि जिस चीज़ जौन सी प्रोडक्ट बना रही है, जौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज जो है वो मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको पता नहीं होगा कि कौन सा काम कैसे होता है तो वो किस तरह से उसको चेक कर सकेगा। तो एक मैनेजर के लिए टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, उसे पता हो कि कौन सा काम कैसे होना है। ह्यूमन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, उसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनको लीड करना, उनको साथ लेकर चलना है, तो इसके लिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, ह्यूमन स्किल्स हों। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं जी। मतलब किसी भी इदारे में मैनेजर का काम जो है वो स्ट्रेटजीज बनाना भी है, तो ख़ासतौर पर स्ट्रेटेजिक मैनेजर, तो इसके लिए कंसेप्चुअल स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। उसको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसने किस तरह से कौन सा डिसीजन लेना है, उसने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है, कौन सा डिसीजन बेस्ट डिसीजन क्या होगा, किस तरह के हालात में उसने कैसा फ़ैसला करना है, ये सारी स्किल्स उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। स्किल्स एग्जिबिटेड बाय एन इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव मैनेजर के अंदर क्या क्या स्किल्स होंगी जी? गोल्स को क्लैरिफाई कर सकेगा ताकि हर बंदे को वो इजीली समझा सके कि क्या काम है। उसने लोगों को इनक्रेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करें, और लोगों को सजेशंस मतलब लोगों को इनक्रेज करे कि वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो, मतलब लोगों को इनक्रेज करें कि वो बात करें उसके साथ और सजेशंस दें उसको। प्लान एंड ऑर्गेनाइज, बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सके, ऑर्गेनाइजेशन कर सके।
टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टी हो उसके पास, डिफरेंट लोगों के जितने भी सवाल हैं उनको जवाब दे सके। फैसिलिटेट वर्क थ्रू टीम बिल्डिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग एंड सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट कर सके, कोच कर सके, लोगों की प्रॉब्लम सुन सके, उनको सॉल्व कर सके। फीडबैक प्रोवाइड कर सके, ऑनेस्टी हो उसमें, फोर्स कंस्ट्रक्टिव हो, और लोगों को इंकरेज कर सके। कीप थिंग्स मूविंग, और ये नहीं कि एक जगह पे रुक गया है सब कुछ, बल्कि जो है वो स्केड्यूल्स और डेडलाइंस हैं उनके ऊपर चले और जो है उनको पूरा करें। कंट्रोल डिटेल विदाउट बीइंग ओवरबियरिंग, मतलब डिफरेंट डिटेल्स को उसको कंट्रोल करना आता हो। अप्लाइज रीजनेबल प्रेशर फॉर गोल अकम्पलिशमेंट, ये नहीं कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दे कि वो भाग ही जाएं, और ये नहीं कि लोगों को बिल्कुल भी ना कहे कि वो काम ही ना करे। एम्पावर एंड डेलीगेट की ड्यूटीज़, मतलब ये नहीं कि वो सारा काम खुद ही कर रहा है, बल्कि उसने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एम्पावरमेंट दे, लोगों को एम्पावर करे, इतना इख्तियार दे दे कि लोग खुद से भी काम कर सके। और डेलीगेट करे काम को, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम असाइन करे ताकि वो जो है वो काम करें और उनको अच्छा महसूस हो कि उनको भी काम करना आता है। रिकग्नाइज गुड परफॉर्मेंस विद रिवार्ड्स एंड पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, लोगों को रिवार्ड फराहम करे और इन्फोर्समेंट करे, उनकी इंकरेज करें उनको ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अच्छा जी, एवोल्यूशन ऑफ द 21st सेंचुरी मैनेजर। पहले जो मैनेजर थे वो क्या करते थे और आजकल के मैनेजर क्या करते हैं। पहले जो मैनेजर थे वो ऑर्डर देते थे लोगों को और कंट्रोल करते थे, उन्होंने सख्ती के साथ लोगों को रखा होता था। लेकिन आजकल के जो मैनेजर हैं वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, एक टीम मेंबर की तरह काम करते हैं, लोगों को टीच करते हैं, सिखाते हैं कि कैसे काम करना है। और ये था जी प्राइमरी रोल। नेक्स्ट है जी लर्निंग एंड नॉलेज कैसे होती थी। पहले पीरियोडिक लर्निंग होती थी, मतलब पीरियोडिक मतलब पीरियड के साथ साथ, और नैरो स्पेशलिस्ट मतलब कि उसने एक छोटी सी चीज़ है उसमें वो स्पेशलाइज किया हुआ है और उसने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सिखा रहा है। लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, आप जितनी भी लर्निंग कर लें वो कम है, मुसलसल लर्निंग हो रही होती है। और जो मैनेजर है वो जनरलिस्ट होता है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पेशलिस्ट होती हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं, वो हर तरह की चीज़ जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखाना चाहता है। कंपनसेशन पहले क्या होती थी जी, क्राइटेरिया इस चीज़ पे हम कंपनसेट करते थे जी कि किस बंदे ने कितना टाइम दिया है, कितनी एफर्ट लगाई है और किस रैंक में है। ये रिजल्ट नहीं देखते थे, बल्कि हम देखते थे कि कौन सा बंदा 9 से 5 बैठा है, कौन 10 बजे आता है और 2 बजे जा रहा है। बल्कि अब हम ये देखते हैं कि किस बंदे के पास कितनी स्किल्स हैं, उसने कितना अच्छा रिजल्ट दिया। बेशक टाइम उसने कम मिल दिया हो, एफर्ट उसने कम ही की हो, लेकिन हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उसने कितना अच्छा रिजल्ट दिया। कल्चरल ओरिएंटेशन, पहले जी मोनो कल्चरल था और मोनोलिंगुअल था। मतलब एक ही कल्चर है, एक ही कल्चर पे फोकस हो रहा है, एक ही ज़बान है। लेकिन अब जो है वो मल्टी कल्चर है, मल्टीलिंगुअल है, डिफरेंट तरह के कल्चर्स को इकट्ठा किया गया है और डिफरेंट डाइवर्स वर्कफोर्स है। और मल्टीलिंगुअल मतलब डिफरेंट ज़बानों में जो है वो बात हो रही होती है। तो ये है जी लेसन नंबर 2, इसके बारे में हमने बात की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी मतलब कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।